राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हलचलों के साथ दिल्ली एनसीआर के हर पहलू को आंचल में समेटे हुए है आंचल प्रभात पत्रिका व आंचल पत्रिका न्यूज। दोस्तों, मैं आपका होस्ट दीप सिलोड़ी लेके आया हूं आपका खास कार्यक्रम एक मुलाकात। जी हां, एक मुलाकात, जिसमें हम बातचीत करते हैं उत्तराखंड की उन हस्तियों से जिन्होंने अपनी कला, हुनर और प्रतिभा से अपनी एक पहचान बनाई और साथ ही आज लाखों लोगों के दिलों पर अपनी एक छाप छोड़ी है। साथ ही हम उनके जीवन सफर से आपको रूबरू कराते हैं, उनके जीवन के उतार चढ़ाव से आपको रूबरू कराते हैं और होती है उनके साथ हमारी कुछ खट्टी मीठी बातें अपने खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। तो आइए देखिए हमारे साथ हमारा खास कार्यक्रम एक मुलाकात। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं उत्तराखंड के एक ऐसी हस्ती से जिन्होंने अपना पूरा जीवन सफर उत्तराखंड की बोली भाषा के लिए पूरी तरह जो है समर्पित कर दिया है। उत्तराखंड की बोली भाषा के लिए वो निरंतर काम कर रहे हैं और साथ ही अपनी जो है चिट्ठी पत्री के माध्यम से लगातार पिछले 35-40 सालों से जो है उत्तराखंड के लिए जो है मंचों पर जो है साहित्यकारों और कवियों को जो है मंच देते हैं और लगातार उनकी रचनाएं बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों द्वारा जो है गाई गई है। चाहे गढ़रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी हो, लोक गायक किशन महिपाल हो, सभी ने इनकी रचनाओं पर जो है अपने गीत गाए और उत्तराखंड आंदोलन से लेके और अभी तक जो है हर भूमिका में इनकी भूमिका रही है और उत्तराखंड सामाजिक संस्थाओं के साथ हर किसी के साथ इनका तालमेल बहुत ही बढ़िया रहता है और एक बेहतरीन कलाकार भी है और हम कह सकते हैं कि एक बहु प्रतिभा के धनी कलाकार हैं। जी हम बात कर रहे हैं मदन मोहन डुकलान जी की। सर, आप हमारे कार्यक्रम में एक मुलाकात में आए, आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद सिलोड़ी जी। एक मुलाकात में मिथेन्यू थोड़ा वास्ता आपको बहुत बहुत आभार। सर, हम चाहते हैं कि उत्तराखंड की किसी देवभूमि की स्थिति से अगर कोई कार्यक्रम हो जाए, क्योंकि आपका जो है काफ़ी रचनाएं आपने देवभूमि के लिए की है, कोई एक रचना। एक काफ़ी पहले एक गीत लिखा था, उसको किशन महिपाल ने गाया भी है कि जख देवतों का ठौछन भैजी वखित हमारा गौछन भैजी। जख देवतों का ठौछन भैजी वखित हमारा गौछन भैजी और बथों लगान जख धारमा गीत, बथों लगान जख धारमा गीत डाला खेलना सरोछन भैजी। और खून चमकणु हिमालय में जो हमारी सैन्य परंपरा उत्तराखंड की एक पहचान है कि खून चमकणु हिमालय में जो हमारा जो अनुकार नौछन भैजी जख देवतों का ठौछन भैजी वखित हमारा गौछन भैजी। और कुमोर गढ़वाल दवा से दुई लाइन कि देश का छन जो शीश मुकुट, देश का छन जो शीश मुकुट हमारा गढ़ कुमोछन भैजी जख देवतों का ठौछन भैजी वखित हमारा गौछन। बहुत ही सुंदर सी कविता है, क्योंकि ये तो काफ़ी फेमस कविता है और लगातार जो है हर मंचों पे हमने देखा है कि आप ज़्यादातर इसी कविता को जो है शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले सर हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आपका बचपन कहाँ बीता, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और फिलहाल वर्तमान में आप कहाँ रहते हैं और क्या कर रहे हैं। जन्म मेरा गढ़वाल में हुआ, लेकिन 5 साल की उम्र में मैं दिल्ली आ गया था। तो दिल्ली में पिताजी के साथ रहा, बाकी पूरा परिवार गाँव में था, माँ वगैरह सब। तो कुछ ऐसी घटना हुई कि मुझे दिल्ली आना पड़ा और फिर पिताजी ने मुझे जाने नहीं दिया, तो मैं पिताजी के साथ दिल्ली में रहा। तो मेरी 10वीं तक की जो शिक्षा हुई वो दिल्ली में हुई और उसके बाद मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र देहरादून हुआ। तो मैं फिर इंटर से फर्स्ट ईयर से 11वीं से मैंने देहरादून में पढ़ाई शुरू करी, वहीं पे ग्रेजुएशन करी DVS कॉलेज में। फिर वहीं से मैं ONGC में जॉब पे लग गया। फिर मैं लगातार कई वर्षों तक मैं देहरादून में रहा। वहीं मैंने तमाम जो मेरी साहित्यिक और सामाजिक और रंगमंचिया जितनी भी गतिविधियाँ हैं मेरी सब देहरादून में आरंभ हुई और वहीं आगे बढ़ी। फिर पिछले 3 साल से मेरा ट्रांसफर दिल्ली में हो गया। मैं ONGC में ही कार्यरत हूँ और मैं दिल्ली में 3 साल से दिल्ली में आपके साथ। सुनने में आया कि सर आप बचपन से जो है लिखने में आपकी बड़ा शौक रहा, लेखनी आप करते थे और पहले हिंदी में आप लिखा करते थे, लेकिन बाद में किसी ने आपको प्रेरित करा, आयुब लोकेश गढ़वाली जी ने आपको प्रेरित किया और आपने फिर जो है गढ़वाली में लिखना शुरू करा। तो क्या था वो थोड़ा? हाँ, शुरू में एक्चुअली मैं जब दिल्ली में 9वीं 10वीं में था तो उसमें मैं हिंदी में छोटर पोटर तुकबंदियाँ लिखने लग गया था। बल्कि उसमें मेरी हिंदी की जो मेरी मैडम थी उन्होंने मुझे इनकरेज करा और आगे लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। तो मैं
हिंदी में लिखने लग गया था। मेरी देहरादून जाने के बाद भी शुरू में हिंदी में रहा। मेरी कादम्बरी में भी छपनी शुरू हो गई थी उस समय। पहली मेरी बड़ी पत्रिका कादम्बरी में ही छपी रचना। उस दौरान क्या हुआ कि मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं था कि गढ़वाली में भी लिखा जाता है, गढ़वाली में भी किताबें प्रकाशित है। मैं उसके संपर्क में नहीं था। तो वहाँ लोकेश नवानी जी, उनका भी दिल्ली से देहरादून ट्रांसफ़र हुआ और वो हमारे रिश्ते में भी थे। तो उनके साथ मुलाकात हुई तो मुझे पता लगा वो दिल्ली में गढ़ भारती और यहाँ सक्रिय थे, यहाँ तमाम लोगों के साथ। तो उन्होंने वो बातें मुझे बताई, मुझे गढ़वाली किताबें दिखाई दी, तो मुझे प्रेरणा मिली। फिर मैंने सोचा कि यार हिंदी में लिखने वाले तो अथाह लोग हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन गढ़वाली के लिए तो सिर्फ गढ़वाली आदमी लिख सकता है, हिंदी के लिए तो किसी भी भाषा का आदमी लिख सकता है। तो मुझे लगा कि मुझे गढ़वाली में लिखना चाहिए। तो फिर मैंने गढ़वाली में लिखने का प्रयास। उस समय आपकी कौन सी ऐसी रचनाएं हुआ करती थी जो काफ़ी फेमस थी, और स्कूल में और जब भी सांस्कृतिक कार्यक्रम या कहीं भी मंचों पे आप करते थे, कौन सी ऐसी कविताएं थी जिसको आप मंच पे जो है और ज़्यादातर जो है दर्शकों के बीच रखते थे? उस समय शुरुआती दौर में कई रचनाएं थी। उस शुरुआती दौर के टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे कुछ कविताएं जो लिखी उनमें से एक था जैसे कि कभी घाम छन कभी छैल छन, ये जिंदगी का खेल छन, कि रोज हुनन इम्तिहान यक पास होना हुई फेल छन, और हवे जात से उड़दिन सुख, हवे जात से उड़दिन सुख, और दुख की लंबी रेल छन, कभी घाम छन कभी छैल छन। एक कविता मैं आपको सुनाता हूँ जिसको बाद में नरेंद्र सिंह नेगी जी ने और फिल्म तेरी सो में भी उस पर गीत बना, कि आंधी जांदी सांस छे तू, आंधी जांदी सांस छे तू, म्यारा जीवन की आस छे तू, कि कटी जाला खैरी का दिन, हे मन किले उदास छे तू, कि यह दीन दुनिया द्यो देवता सब चूल्हे की खास छे तू, और ई दुनिया की आणीच सड़याण, ई दुनिया की आणीच सड़याण, और सौदा फूल की बास छे तू। आपने जो है गढ़वाली में लिखना शुरू किया, आप जो है देहरादून में शिफ्ट हो गए। देहरादून में जो है आपने कहा कि उत्तराखंड साहित्यकारों का गढ़ हुआ करता था। उस टाइम किन किन से आपकी मुलाकात होती थी, और ख़ास तौर से क्योंकि आप दादी से बड़े प्रभावित थे और उनसे बड़ा प्यार करते थे, गाँव गोठियारों से आपका बड़ा प्यार था, तो क्या नजर याद आ रहा है? हाँ, दादी का तो मैं आज जहाँ भी हूँ उसके पीछे मेरा दादी का ही आशीर्वाद और उन्हीं का प्यार है। और जो मेरी ज़िंदगी बदली वो दादी के कारण ही बदली असल में, कि मेरी दादी 26 जनवरी देखने के लिए दिल्ली आई थी उस समय जब मैं 5 साल का था। तो दादी मुझे अपने साथ ले आई, और उसे वो मेरे पिताजी को ठीक नहीं लगा, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, मतलब गांव के जैसे बच्चे होते हैं, सलदराज पहन के आ रखे, मेरे बाल बहुत लंबे थे हैं, और जैसे गांव के बच्चों के नाक और उस तरह के आते रहते छोटे बच्चों। तो पिताजी को अच्छा नहीं लगा कि इसे क्यों ना, तो दादी ने कहा कि मैं इसके बिना नहीं रह सकती, बहुत प्यार करती हूँ। तो पिताजी को पता नहीं क्या सूझा, उसने कहा कि अच्छा तू 26 जनवरी देख और अब ये यहीं रहेगा। तो वो ऐसा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का जिसका मुझे पता भी नहीं कि आगे जाके इसका क्या फ़र्क पड़ना था। तो वो एक बड़ी घटना रही मेरे जीवन की। देहरादून में किन किन साहित्यकारों से आपकी उस समय मुलाकात हुई, और कैसे आपके जीवन में साहित्य के प्रति रुचि बढ़ी? देहरादून में मेरे संपर्क में जो आए वो बहुत बड़े साहित्यकार थे। मैंने उन लोगों को सिर्फ रेडियो में सुना था, बचपन से सुनता आया था। जैसे जीत सिंह नेगी जी, उनके गीत उस समय आकाशवाणी नजीमाबाद से आते थे, तो मैं बचपन में सुना करता था। मैं सोचा भी नहीं था कि किसका लिखा है, कौन है। ऐसे शिव प्रसाद पोखरियाल जी थे वहाँ, जिन्होंने फ्यू लड़ी या तो ये देखी की गीत लिखा, या जो बहिम की हूणी होली वो कठहराला, ये सब लोग एक बड़ा ग्रुप था देहरादून में। हर्ष पर्वतीय थे, ये लोग थे। और जब मुझे पता लगा कि ये गीत, मैं समझता था कि फ्यूलोडियाँ तो ये देखिए कोई लोकगीत है और महिलाएं गांव में इसलिए गाते हैं उसको, रेडियो में गाते हैं। लेकिन जब मैं उनके साथ, मुझे मंच पे बैठने का कवि सम्मेलन में सौभाग्य मिला, और जब उन्होंने गाया वो, तो मैं मतलब हक्का बक्का रह गया कि यार ये आदमी है जिन्होंने इतनी महान रचनाएं लिखी हैं। जीत सिंह नेगी जी हैं,
तो मैं बहुत ही प्रभावित हुआ उन लोगों से, और अपनी खुशकिस्मती कहता हूँ इसे कि मुझे ऐसे लोगों के साथ मंच शेयर करने का। यानी हम कह सकते हैं कि आपके जीवन में जो परिवर्तन आया साहित्य और कविता के लिए, वो तो देहरादून में जो है बड़े बड़े दिग्गज साहित्यकारों के द्वारा ही जो है आप उनसे प्रभावित होकर आए। आप जो है कॉलेज के बाद आपकी जॉब जो है ONGC में लग गई। ONGC में भी आप जो है अपनी कविताओं और साहित्य के माध्यम से जो है लगातार मंचों पर परफॉर्मेंस देते रहे। आपकी ONGC में नौकरी लगी, साथ ही आपने जो है इस विधा को नहीं छोड़ा, इस विधा पे लगातार आप काम करते रहे। कैसा समय था उस समय का? वो मेरे लिए तो बड़ा ट्रांजिशनल फेज था, संक्रमण काल था मेरे, क्योंकि मैं उस समय थिएटर के भी एकदम से भी जुड़ा हुआ मेरा। और मैंने ज़िंदगी में 84 में पहला नाटक गढ़वाली करा था, स्वयंवर, वो स्वर्गीय कन्हैयालाल डंडियाल जी का लिखा हुआ था। उसके बाद ONGC में एक हमारा ONGC थिएटर ग्रुप था, वहाँ पे मैं उससे जुड़ा। तो मैंने पहला जो वहाँ नाटक करा और राजा का बाजा करा, जिसको कि ONGC के राष्ट्रीय स्तर पर कई जगह कई पुरस्कार मिले। और उसके बाद जो एक बहुत बड़ा नाटक किया वो मन्नू भंडारी जी का महाभोज करा ONGC थिएटर ग्रुप। उसके भी लगातार कई शो हुए, दिल्ली में भी हुए, और इस तरह से मैं ONGC में भी थिएटर की गतिविधियों से जुड़ा रहा। और उससे बाहर फिर गढ़वाली थिएटर भी करता रहा। वातायन हमारा थिएटर ग्रुप था, जहाँ से हिमालय शिवपुरी जी वगैरह निकली हैं, सब चंद्रमोहन वगैरह, ये उससे जुड़ा, उससे भी कई हिंदी नाटक करा। और साथ के साथ समांतर रूप से मेरा जो कविता और साहित्य के प्रति रुझान था वो भी मैं लिखता रहा। यानी आप लगातार जो है जॉब के साथ साथ जो है साहित्य और कविता और रचनाओं पे जो है काम करते रहे। उसके बाद धीरे धीरे आप जो है आपने जो है अपना प्रकाशन भी शुरू करा, और आपने चिट्ठी पत्री के माध्यम से अपनी एक शुरुआत करी और प्रशासन के क्षेत्र में भी आप उतरे। किस तरह से चिट्ठी पत्री के उसमें आप आए और किन किन का सहयोग रहा और शुरुआत कैसे की? हाँ, उस समय गढ़वाली में पत्र पत्रिकाएं बहुत कम होते थे। तो फिर नवानी जी से बातों बातों में पता चला कि एक फोल्डर निकाला जा सकता है। वो दिल्ली में प्लान था वो पहले, लेकिन उनका यहाँ ट्रांसफ़र हो गया देहरादून, तो वो दिल्ली से नहीं निकल पाए। उस समय दिल्ली गढ़वाली सबसे ज़्यादा सक्रिय थी गढ़वाली लेखन में। अबोध बंधु बहुणा, कन्हैयालाल डंडियाल, प्रेमलाल भट्ट, जितने भी बड़े साहित्यकार हैं सब दिल्ली में गढ़वाली में काम करते थे। तो उनके माध्यम से वो पत्रिका, उनके विचार आया था, वो हुआ नहीं वहाँ पे इम्प्लीमेंट, तो उसको नवानी जी ने मुझसे शेयर किया। तो मैंने कहा चलो निकालते। तो हमने 8 पेज का एक फोल्डर निकाला, वहाँ से हमने चिट्ठी नाम रखा उसका, और वहाँ से ये शुरुआत हुई प्रकाशन की। फिर धीरे धीरे आगे कालांतर में नवानी जी और मैंने फिर धात भी निकाली, जो लेकिन बाद में धात लेकर नवानी जी अलग तरफ चले गए और मैं चिट्ठी पत्री लेकर दूसरे निरंतर निकालता रहा। यानी हम कह सकते हैं कि आपने जो है चिट्ठी पत्री को जो है उत्तराखंड की बोली भाषा के माध्यम से जो है आगे बढ़ाने के लिए, और साथ ही आपने ज़्यादातर अपनी चिट्ठी पत्री में जो है युवा जो है साहित्यकारों को, कवियों को जो है मंच देने के प्रयास से जो है ये निकाली। जी बिल्कुल। चिट्ठी पत्री का उद्देश्य ये रहा कि हमेशा सेकंड लाइन, थर्ड लाइन तैयार होती रहे, तभी हमारी भाषा आगे बढ़ेगी। और चिट्ठी पत्री के माध्यम से हमने कई ऐसे काम करे हैं कि जो गढ़वाली प्रकाशन में पहली बार हुए। 91 में 91 में हमने पहला गढ़वाली का कविता पोस्टर निकाला, जो कि बहुत जिसको महत्व मिला गढ़वाली समाज में। और उसके बाद 93 में हमने 6 पेज का 12 कविता को, हर पेज पे 2 महीने और 2 कविताएं थी, उनका हिंदी में भी अनुवाद था नीचे। वो स्वर्गीय अवधेश कुमार बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, उनका डिज़ाइन करा हुआ था। तो वो कैलेंडर, कविता कैलेंडर निकाला। वो ये चीज़ें पहली बार गढ़वाली समाज के सामने आई इस तरह की। और फिर विचार गोष्ठी, कवि सम्मेलन और ये इस तरह की चीज़ें लगातार वो एक हमारा कैलेंडर बन गया था, जिसे हम हर साल करते ही रहते। यानी हम कह सकते हैं कि चिट्ठी पत्री के माध्यम से जो है आप साहित्य जगत से जुड़े, लगातार लोग आपसे जुड़ते रहे हैं और लोगों ने जो है चिट्ठी पत्री को काफ़ी पसंद भी किया, और आपके सहयोगी भी आपका पूरा साथ इसमें देते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके साथ धीरे धीरे जब हम काम करते रहे तो हमारे साथ एक टीम जुड़ती चली गई। उस समय मेरे साथ देवेंद्र प्रसाद जोशी, निरंजन सुयाल, विजय मधुर, फिर बाद में गिरीश सुंदरियाल, आजकल आशीष सुंदरियाल, ये तमाम लोग साथ जुड़ते गए और हम काम करते रहे, लगातार काम करते रहे। और हमने कुछ फिर मिलके बड़े काम भी करे हैं, जो कि लोगों को पता है। कोई याद आ रहा हो आपको उस समय का, कोई आपकी रचना कोई इस तरह की याद आ रही हो तो हमारे दर्शकों को जरूर सुना। हाँ, उस समय मैं कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ। वो ये रिवर्स प्लान पे लिखी थी मैंने।
तो प्लान में अधिकतर उस समय तक क्या लिखा जा रहा था कि हम सबको डांडी काठी की खुद लगती है, गांव गया की खुद लगती है। मैंने उसको दूसरे संदर्भ में उसकी कल्पना करी कि गांव को भी हमारी खुद लगती है, हमारे मकान को भी हमारी खुद लगती है हमारे। तो वो मैंने उस तरह से उसको कंसीव करा था। तो उसको था कि बरसुबात में घर गो, बरसुबात में घर गो और मेर सी कूड़ बीज गए, चौक नचन बैठ गए, सीढ़ हिटन बैठ गई, जलोट्यून कंदूड़ लगेन और खिड़की आंखें खोलन बैठ गई, देविन सेवा लगे और द्वार अगवाल बोटन बैठ गई और द्वार अगवाल बोटन बैठ गई। तो इस तरीके से ये लंबी कविता है। ठीक। तो इस तरह से वो मैंने रिवर्स प्लान के माध्यम से इस कविता को बात को कहने का प्रयत्न। सर, चिट्ठी पत्री का संपादन कर रहे थे, साथ ही जो है आप जो है आकाशवाणी और दूरदर्शन में भी जो है अपनी कविताओं की रचनाएं प्रस्तुत करते थे। कहाँ कहाँ आपने अपनी प्रस्तुति करी और उस समय किस तरह का माहौल रहता था? मैं 86-87 के दौर में आकाशवाणी नजीमाबाद से जुड़ गया था। उस समय माध्यम भी वही था, हम उत्तर प्रदेश में ही थे, हमारा रेडियो सेंटर वही था, और दूरदर्शन तो तब उस समय उत्तराखंड या आसपास नहीं था। तो मैं निरंतर आकाशवाणी नजीमाबाद से कविताएं रिकॉर्ड करवाता था, उसका प्रसारण होता रहता था। और उसका एक व्यापक वो था, गढ़वाल के अंदर रेडियो का बहुत बड़ा महत्व था और वो सुनी जाती थी कविताएं गाँव-गाँव में। यानी उस समय जो है रेडियो का काफ़ी क्रेज था, लोग रेडियो पे जो है गाने हो चाहे रचनाएं हो अपनी प्रस्तुत करते थे। कौन सी ऐसी रचना होती थी जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड आती थी, और जब आप वहाँ पे नजमियाबाद पे वो गाते थे, कोई याद आ रही हो उस समय की? हाँ, उस समय तो अधिकतर मैं लगातार मतलब इतनी कविताएं पढ़ी कि 100 से भी ज़्यादा कविताएं। दो लाइन कोई अगर याद आ रही हो? असल में अलग अलग तरह की रचना आकाशवाणी से मैं पढ़ता था। तो एक तो उनकी ये डिमांड भी थी कि हर बार नई रचना सुनानी पड़ती थी, सुनी रिकॉर्डेड रचना को दोबारा रिकॉर्ड नहीं करते। तो हर बार इस बहाने लेखन भी बड़ा मेरा कि जब भी वहाँ से बुलावा होता नई रचनाएं लिखने को प्रेरणा मिलती थी। तो कुछ रचनाएं जो लोगों ने बड़ी पसंद करी, जैसे एक चुनाव के टाइम पे मैंने लिखी थी दुश्मन, कि मूसों को दुश्मन बिरोलो, मूसों को दुश्मन बिरोलो, गुरु को दुश्मन गोलू, और छोना चिन को दुश्मन स्याल, गोर बकरों दुश्मन बाघ, मन की दुश्मन मन की को। तो इस तरह की छोटी छोटी भी बहुत लिखी। और उस समय जो भूकंप की त्रासदी भी थी उत्तरकाशी में, उस पर एक रचना लिखी थी, वो बहुत पसंद की गई। बल्कि लखनऊ दूरदर्शन में भी, लखनऊ आकाशवाणी लखनऊ में भी मैं और नेगी जी इस विषय पे कविता पाठ करने गए थे। तो उसकी कुछ पंक्तियां थी। वही रात, उस रात जिस रात को भूकंप आया था, कि वही रात गए थी पर बैठे मर सका झीस, मुँह दुइयों क्या पस्यो माँ हिटना छाया, कि वही रात गए थी पर बैठे मर सका झीस, मुँह दुइयों पस्यो माँ हिटना छाया, और वो दुया अंगवाल बोटी सिया छाया। वही रात वो बुढ़े बिचारू खसद खकरद हाड़ फरकणू रहे, और धारमा बियण थे जगोनू रहे, कि वही रात वो दूधी नोनियाल बिचल झिंझोड़नू रहे अपन बोए की छाती, बिचल रहे वहीं की खैरी की नींद, और वो बनी रहे कि बुबा से था अजू सुबेर नहीं हुए, वही रात सुईणु में पड़ गए रवाड़, धारमा बियण नहीं सुबेर नहीं हुए। तो इस तरह की कुछ रचनाएं जो सामायिक होती थी, उनका भी काफी। यानी आपकी रचनाएं जो है आकाशवाणी से भी आप प्रस्तुत कर रहे थे, साथ ही चिट्ठी पत्री के माध्यम से तो हो ही रहा था, युवा साहित्यकारों को भी मंच देते थे। साथ ही आपने जो है गढ़रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी के लिए भी काफी सारी रचनाएं लिखी हैं। किस तरह से उनकी मुलाकात हुई, और जब उनसे पहली बार आप मिले तो कैसा लगा? क्योंकि वो जो है उत्तराखंड के एक लोक गायक थे, और आपकी उनकी मुलाकात किस तरह से हुई और किस तरह से फिर आगे का संबंध आपका हुआ? ये 87-88 की बात है। उस समय कॉलेज वीक में नरेंद्र सिंह नेगी जी का कार्यक्रम करवाना था। मेरा भाई उसमें प्रेसिडेंट था कॉलेज का। तो नेगी जी को फिर अप्रोच करा। नेगी जी को रेडियो पे लगातार सुनते रहते थे। तो फिर वहाँ मुलाकात हुई। बहुत अच्छा और बहुत सुपर हिट कार्यक्रम रहा हो। उसके बाद रात को नेगी जी मेरे साथ ही मेरे घर गए, रात को रहे। तो पहली रात में ही हमारा ऐसा संबंध बन गया जैसे हम सालों से एक दूसरे को जानते हैं, और तब से उस दिन से लेकर आज तक निरंतर हम संपर्क में हैं। उसके बाद तो न जाने कितने मंचों पर हम साथ साथ कविता पाठ करा,
हर शहर में, चाहे वो अगस्त मुनि हो, चाहे रुद्रप्रयाग हो, पौड़ी हो, गोपेश्वर हो, दिल्ली हो, हजारों मंचों पर वो दूरदर्शन में भी, रेडियो में भी और मंचों पर भी हम साथ साथ कविता क्योंकि वो भी बोली भाषा के लिए जो है निरंतर काम कर रहे हैं और उनके शब्दों में भी जो है उत्तराखंड की साफ झलक नजर आती है। तो उनकी लेखनी और आपकी लेखनी कहीं ना कहीं एक जैसी मेल करती थी। ऐसा है कि वो हमारे अग्रज हैं और उन्होंने बोली भाषा को, गढ़वाली गीत साहित्य को जिस आयाम पे पहुंचाया है, ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति अभी तक नहीं हुआ, शायद होना भी बड़ा मुश्किल है। और मैं उनसे निरंतर, मुझे प्रेरणा मिलती थी लेखन की, और उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन भी मुझे निरंतर मिलता रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो काम उनके गीतों के माध्यम से देश विदेशों में गढ़वाली भाषा को विस्तार देने में उनके गीतों ने करा, इतना किसी और ने काम नहीं करा। और रही बात मिलने की, वो जो लखनऊ में वो भूकंप पे हम गए तो रात को हम देहरादून से भी ट्रेन में गए, हावड़ा में जा रहे थे रात को। तो ये संयोग की बात है, हमारा डिस्कस नहीं होता है। तो ऐसे ही लेटे हुए थे बर्थ पे अपनी, तो ऐसे ही हमने कहा कि मैंने कहा भाई साहब ये कविता सुनो, ये सुनाने लायक है वहाँ नई कविता जो बिल्कुल भूकंप के ऊपर। तो हम फिर सुना और संजोग की बात है, जो मैंने लिखा था वही कविता उन्होंने लिखी कि पक्षियों के घोंसले टूट गए, अंडे फूट गए भूकंप में, ये वो सारे प्रतीक, सारे भाव एक जैसे, जबकि वो कहीं पे शेयर नहीं होता। तो ये कभी संजोग हो जाता है कि एक जैसे विचार, हम कह सकते हैं कि दिल से दिल का मेल हम कह सकते हैं, और आपका उनसे जिस तरह का तालमेल था वही कहीं ना कहीं झलक रहा था। हाँ, वो एक मतलब संजोग ही कहूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक ही भाव दोनों के दिमाग में एक साथ आए। साथ ही और कौन कौन से कलाकारों से आपकी उस समय मुलाकात हुई, क्योंकि नजीमाबाद रेडियो से कई कलाकार हमारे उत्तराखंड के जो है पुराने कलाकार गाते थे, और किस कलाकारों के साथ आपकी मुलाकात होती थी और उनसे किस तरह की बातचीत आपकी रही उस समय? उस समय नजीमाबाद में अलग अलग गाँव से और दूसरे कस्बों से लोग कविता पाठ करने के लिए आते थे, उसमें निरंतर लोग मिलते रहते थे। और देहरादून में भी जैसे नजीमाबाद के कई आर्टिस्ट थे, महिमानंद सुंदरियाल बहुत अच्छे कवि थे, अब वो हमारे बीच नहीं है। मणि भारती बहुत अच्छे गीतकार थे, वो प्रस्तुतियाँ उनकी लगातार होती रहती थी वहाँ पे। उसके बाद विजय सैलानी, ये नए दौर में विजय सैलानी से लेकर तमाम जितने आज प्रीतम बर्दवानी जी से लेकर जितने भी गायक हैं, सबके संपर्क में हूँ और सब हम बहुत, सबसे बहुत अच्छा मेल मिलाप है, बहुत अच्छे हमारा तालमेल है, मंचों के साथ रहते हैं। कोई नेगी जी की ऐसी रचना जो आपके दिल के बड़े करीब हो और जब भी आपको टाइम मिलता हो तो नेगी जी की वो रचना आप सुनते हो, कोई ऐसा याद आ रहा हो? नेगी जी की तो हर रचना लाजवाब है, हर रचना यादगार है। उसमें से ये चूज़ करना कि कौन सी रचना ज़्यादा अच्छी है बड़ा मुश्किल है, लेकिन अब कुछ उनका तो जो गीत सुनो वो लगता है कि इससे अच्छा कोई दूसरा है ही नहीं। बिल्कुल है तो जैसे तुम्हारी माया में बहुत अच्छा लगता है मुझे गीत, तुम्हारी माया का बहुत अद्भुत उन्होंने उसमें जो प्रतीक लिए हैं बड़े दिल को छूते हैं। और अभी जैसे अभी लेटेस्ट गीत है उनका कि सुरुख खिड़की पर, तो उनका तो हर गीत, चाहे ढेबरा हर चीज़ बकरा है, उनका जो पहला गीत है, या सरे बसगाल बोणुमा जो उनका पहला गीत लिखा था, वो तमाम उनके खुदेड़ गीत से लेकर रोमांटिक मायादार गीतों से लेकर सामाजिक सरोकारों को गीत, एक से एक गीत है उनके, किसी में भी ऐसा नहीं लगता कि कोई कमतर है। ढोल दमों पर, या जो हमारे समाज को वो वर्ग पर केंद्रित एक कविता कि हर जाज काज माँ टोपला पगड़ा से पहली पहुँच जान ढोल दमोक चौक माँ, कि हर जाज काज माँ टोपला और पगड़ी से पहली पहुँच जान ढोल दमो चौक माँ, कनखुणे सबको आदर सत्कार, ब्यो बरात माँ घंडोली और गमछा से पहली अग्नि अग्नि पैठ जान, कि ब्यो बरात माँ घंडोली और गमछा से पहली अग्नि अग्नि पैठ जान, दीना खुणे सुखिलो रहबार ब्योली का घाट, जागर थो चौक माँ द्यू धुपड़ से पहले पहुँच जान ढोल दमो, कि जागर थो चौक माँ द्यू धुपड़ से पहले पहुँच जान ढोल दमो, नचाना खुणे अपनी लाखुड़ माँ नरसिंह धामदेव निरंकार, नचाना खुणे नरसिंह धामदेव निरंकार।
फिलहाल आपने देखा हमने जो है मदन मोहन डुगलान जी के जीवन सफ़र को जो है शुरुआती दौर से लेके और 2000 तक के सफ़र को हमने आपके सामने रखा। साथ ही हमने उनके जीवन के बचपन के सफ़र को और जवानी के सफ़र को आपके बीच रखा। कितने उतार चढ़ावों से उन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करी और लगातार उत्तराखंड की बोली भाषा के साथ वो निरंतर चिट्ठी पत्री के माध्यम से प्रकाशन करते रहे और युवा साहित्यकारों को मंच देते रहे। उत्तराखंड आंदोलन से भी जुड़े और आपने देखा कि उन्होंने अपनी सारी जीवन की कथा हमें जो हमारे दर्शकों को दिखाई और उम्मीद करते हैं कि इनकी जो है संघर्ष की कहानी भी लोग फॉलो करेंगे। फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी हमारी साहित्यकार, रचनाकार, गीतकार, लेखक मदन मोहन डुगलान जी से आगे की बातचीत। तो फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। और आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं उत्तराखंड की एक ऐसी हस्ती से जो पिछले 35-40 सालों से लगातार उत्तराखंड की बोली भाषा के लिए काम कर रहे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के साहित्यकार, रचनाकार, लेखक, थिएटर के बेहतरीन आर्टिस्ट मदन मोहन डुगलान जी से। तो आइए, अभी तक हमने जो है आपको उनके बचपन से लेके और 2000 तक के सफ़र से रूबरू कराया। अब जो है ब्रेक के बाद हम आपको उनके 2000 से लेके और 2021 तक के सफ़र से रूबरू कराएंगे और जानेंगे उनसे कि इस सफ़र में उन्होंने क्या क्या किया, क्या उनके नए प्रोजेक्ट हैं और किस तरह से वो अब अपनी चिट्ठी पत्री के माध्यम से लोगों को मंच दे रहे हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात। धन्यवाद दीप श्रोवी जी। हम चाहते हैं कि सर कार्यक्रम फिर से कोई आपकी रचना अगर उससे शुरुआत हो जाए तो बेहतरीन रहे। एक रचना थी उस समय काफ़ी लोगों ने पसंद करी कि साखियों बटे जमी यूं कब गालो, साखियों बटे जमी यूं कब गालो, यो हिमालय अपनी पीड़ा कब गालो, कि रस कस माटू पानी बोगी गए सब, कि रस कस माटू पानी बोगी गए सब, वोट डालो के पर अब अंगवाल बोटलो, यो हिमालय अपनी पीड़ा कैमो पर। दीप सिलोड़ी में एक बात बोल चलो कि आपा की जो कार्यक्रम से एक मुलाकात मैं यहाँ के वास्ते आपसे विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँ, आप आभार प्रकट करना चाहूँ कि आप ये मंच का माध्यम से, ये मुलाकात का माध्यम से जो हमारे उत्तराखंडी साहित्यिक सांस्कृतिक शख्सियत छन उनको लोग से समाज से परिचय कराना चाहिए। बहुत बड़ो काम है। न तो आज कत के पुराना हमारा कलाकार जो अब मंच पर नहीं देखेला वो थे आप ढूंढेगी वो थे लोग समझ ले लो। ये बहुत बड़ा काम करना चाहिए आप अपना समाज का वास्ता और हमारी सांस्कृतिक विरासत का वास्ता ये एक बड़ा कदम है। धन्यवाद सर। हमारा तो पूरा प्रयास ही रहता है कि उत्तराखंड के हर जो है कलाकार को जो है मंच दिया जाए, क्योंकि एक कलाकार के लिए मंच देना बहुत अहमियत रखता है और वो अपनी कला और प्रतिभा को जो है जन जन तक पहुंचाए। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि वो अपनी कला से जो है जन जन तक और साथ ही उत्तराखंड की संस्कृति का भी प्रचार प्रसार करता रहे। जी दीप श्रोड़ी जी, अगर आप जैसे मंच ना हो तो हम अधूरे हैं। हम लिखने वाले, पढ़ने वाले, जितने भी संस्कृति हैं, अगर उनको प्रॉपर मंच ना मिले, उनको एक्सपोजर ना मिले समाज के सामने, तो वो ना तो नया करने को उन्हें प्रेरणा मिलेगी और ना उनका करा हुआ काम लोगों तक पहुंच पाएगा। तो उस महीने में आपका ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई। लगातार जो है उत्तराखंड की बोली भाषा के लिए काम कर रहा है और लगातार जो है नए साहित्यकारों को भी मंच दे रहा है। साथ ही जो है अब हम, क्योंकि आप चिट्ठी पत्री के संपादन तो हैं, साथ ही जो है मंचों पे अपनी रचनाएं भी प्रस्तुत करते हैं, लेकिन आपका मन कहीं ना कहीं उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है। आप लगातार जो है उत्तराखंड के रंगमंचों से जुड़े रहे, उत्तराखंड के कार्यक्रमों से आप जुड़े रहे और उत्तराखंडी फिल्मों से भी आपका बड़ा लगाव है। तो उत्तराखंड आंदोलन पे एक फिल्म बनी तेरी सौ, काफ़ी सुपरहिट हुई, लोगों ने बहुत पसंद करा उस फिल्म को और उसके सारे गाने भी लोगों को आज भी जो भी याद हैं। उसमें कई रचनाएं आपकी भी थी, सारी किस तरह से उस फिल्म की रचना हुई, किस तरह से वो फिल्म का कॉन्सेप्ट बना था उसके बाद? हाँ, वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया वो भी मेरी लाइफ में कि सन 2002 में बॉम्बे से एक लड़का आता है, वो अपना नाम अनुज जोशी बताता है और कहता है कि मैं कसौटी ज़िंदगी की डायरेक्ट करता हूँ बॉम्बे में। विकास नगर का रहने वाला बहुत छोटा लड़का, मेरे भाई के साथ कॉलेज में मेरा था। तो उसको एक मेरा मित्र मुझसे मिलाने लाता है कि ये फिल्म बनाने आए हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। तो इससे पहले के जो मेरे अनुभव थे वो कड़वे थे फिल्म मेकिंग में, वो बहुत उसमें बुरे अनुभव रहे मेरे। तो मैंने बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया
इस बात को। और फिर उसकी उम्र भी कम थी तो मुझे इतना उसके ऊपर कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा था कि नहीं ये बना लेगा फिल्म ये। तो उसने टाइम मांगा कि तुम मुझे टाइम दो भाई, मैं आपको फिर बात तो करूँ मुझसे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मिले उससे, उसने लंबी चौड़ी अपने संघर्ष की बात कही कि मैं 9 साल से बॉम्बे में हूँ, और उसने अपने वो कुछ शॉर्ट भी दिखाया, कसौटी ज़िंदगी के वो एकता कपूर का जो सीरियल था उसके डायरेक्शन करते हुए वो शॉर्ट भी दिखाया। तो मुझे उसमें तो लगा कि आती है। तो मैंने कहा तो फिल्म बनाने के लिए कह रहा भाई मेरे पास कहानी है, आपको सिर्फ मुझे सहयोग देना है और गीत लिखने हैं इस फिल्म के सारे। और उसके साथ फिर हमारी डेली सीटिंग शुरू हो गई हमारी। रोज़ 2-3-4 घंटे हम शाम को बैठने लग गए। और उस फिल्म के तमाम सारे गीत मैंने ही लिखे हैं, मेरे गीत हैं उसमें। और कहानी के डिमांड के हिसाब से मैं गीत लिखता गया। और गीत के लिए फिर संगीतकार भी आलोक मलासी को मैंने तलाश, लोकली उसको लोकल टीम चाहिए थी। तो मैंने वो हमारे साथ मेरे गीत गाते थे, कंपोज करते थे, नाटकों में संगीत देते थे। मैंने उनको बुलाया तो उन्होंने वो कंपोज करे। फिर सिंगर की बारी आई तो कि नेगी जी को तो इसमें गवाने ही गवाना है, तो नेगी जी तो पहले ही मेरे मन में थे। तो उसमें 3 गाने नेगी जी के लिए हमने रखे थे। तो यहाँ से ट्रैक वगैरह बना के वो कैसेट हमने पौड़ी भेजी, और यहाँ साउथ एक्स में स्टूडियो है, उसमें हमने उसको रिकॉर्ड किया था। क्योंकि हमने भी वो फिल्म देखी है, काफ़ी दिल को जो है जोड़ देती है, और जिस तरह की गाने उसमें हैं आज भी लोगों की जुबान पे वो गाने हैं, और लगातार जब भी उस फिल्म को देखते हैं तो उत्तराखंड आंदोलन की जो है उनको यादें ताज़ा हो जाती हैं। जी हाँ, वो गाने कुछ उसमें कुछ कविता मेरी पहले की लिखी थी। जैसे उसमें मेरी जन्मभूमि मेरो पहाड़, जो आजकल पवनदीप राजन बड़ी शिद्दत से हर जगह देश विदेशों में गा रहा है उसकी, और हमारे सांस्कृतिक एम्बेसडर भी बन गया उत्तराखंड का, और इंडियन आइडल में इस गीत को कई बार गा चुका है। तो वो गीत भी उस फिल्म में नायक के लिए लिखा हुआ था। वो देखो 2002 का लिखा गीत आज 2021 में इतना पॉपुलर हुआ। तो कब किस गीत की उम्र कब कितनी है वो पता नहीं लगता, और कब उसने चर्चित होना है। हम चाहते हैं कि 2 लाइन अगर आप उस मैं एक गाना था जल उठकी है मसाले, अगर वो गाना अगर आपको याद आ रहा हो 2 लाइन तो हमारे दर्शकों, क्योंकि वही एक चिंगारी थी जो पूरी फिल्म में जो है वो गाना जो है प्रेजेंट करता है उसके। वो बल्ली सिंह चीमा जी का लिखा हुआ जनगीत था, उसको हम उत्तराखंड सांस्कृतिक मोर्चे की रैलियों में गाते थे आंदोलन में। तो वो गीत उसको सूट करता था। तो बाकी गीतों के साथ कि ये गीत भी चाहिए मुझे, ये उस डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कहा। तो मैंने फिर बल्ली सिंह चीमा जी हमारे मित्र हैं, तो उनसे फ़ोन किया मैंने, और उनसे इस गीत को फिल्म में डलवाने के लिए गुजारिश करी। तो वो सहर्ष तैयार हो गए, तो वो गीत हमने लिया। तो वो गीत तो अमर गीत है, जनगीत है, वो लोगों की बच्चों की जबान पे है कि ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। तो वो गीत फिल्म में इतना सूट था जैसे उस फिल्म के लिए लिखा हो, ऐसा लगता था। तो उस दौरान फिर जैसे आंधी जांधी सांस छे, तो वो नेगी जी ने गाया, तो वो गीत भी आज अमर गीत है वो। तो वो उसमें गीत भी सिचुएशन के हिसाब से अच्छा लिखा गया था, लेकिन जो उसमें नेगी जी ने अपनी आवाज़ दे दी तो उससे वो उसमें 4 चांद लग गए। यानी हम कह सकते हैं पूरी फिल्म में ही कंप्लीट जो है पैकेज था, जिसमें सारे एक से एक बढ़कर। बिल्कुल उसमें तमाम थिएटर के आर्टिस्ट थे, उसमें मेरी वाइफ ने भी काम करा, और तमाम मेरे जो रंगकर्मी साथी थे देहरादून के, क्योंकि उसमें बाद में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी मैं ही बन गया था। मैं उसमें मतलब उस फिल्म का सब कुछ मतलब उसने मेरे ऊपर ही छोड़ दिया था देहरादून। लेकिन फिल्म सुपरहिट रही, लोगों ने बहुत पसंद करी, और यह फिल्म एक मील का पत्थर हम कह सकते हैं साबित हुई उत्तराखंड की। जी बिल्कुल, देखो सब्जेक्टिव फिल्म थी, हमारे इतिहास तो बना दिया, उसने डॉक्यूमेंट कर दिया उस घटना को। जो आने वाली पीढ़ी को कभी उत्तराखंड या मुजफ्फरनगर कांड के बारे में जानना होगा तो उस फिल्म को देखना पड़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब उसके बाद जब तेरी सौ आई और सुपर हिट हुई, लोगों का रिस्पांस आपको बहुत अच्छा मिला, उसके बाद आपने कौन सी स्टार्ट करी? उसके बाद कोई और फिल्म आई आपकी, या कुछ और एल्बम्स या कुछ इस तरह की और कहानी आगे कैसे बढ़ी आप? हाँ, इसके बाद फिर हमने स्वप्न फिल्म के नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस ही खोल लिया था। उसके तहत हमने कई फिल्में बनाई। उसके बाद 23 के बाद हंत्या बनाई, गढ़वाली शोले बनाई, अब 15-16 फिल्मों में और दूसरे बैनर के भी मैंने काम करा, लगातार काम करता रहा। उस बीच में कई
नेगी जी के गीत एल्बम में काम करा, प्रीतम भरतौड़ जी के करा, मीना राणा के करा, ललित मोहन फौजी, किशन मतलब जितने प्रोमिनेंट सिंगर हैं उत्तराखंड के गढ़वाली कुमानी, हर एक के गीत में मैंने अभिनय किया है उनकी एल्बम में। साथ ही उसके बाद फिर जो है टीवी याद आएगी, टीवी हाँ। पे भी जो है आपने काम करा, आपने बेहतरीन उसमें अभिनय भी किया। साथ ही जो है आप क्योंकि रचनाएं लिख रहे थे, साहित्य से जुड़े हुए थे, चिट्ठी पत्री का प्रशासन कर रहे थे, साथ ही गीत भी लिख रहे थे, फिर अभिनय की ओर आपने इस फिल्म में पूरा ही रोल किया हुआ है। हाँ। कैसे वो रोल आपको जो है और किस तरह से? असल में मुझे रोल करना होता तो मैं पहली फिल्म 1300 में हीरो बन सकता था, क्योंकि उसमें सब कुछ मैं ही था। लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था अपने ऊपर, ना मैं एज वाइज अपने को इतना यंग फील करता था, तो हमने सब पूरी कास्ट को चूज करा। तो लेकिन याद वाली टीरी की जो कहानी है वो एक अधेड़ आदमी की कहानी थी। तो उसमें अनुज ने मुझे प्रपोज करा कि ये रोल तुम करोगे, तुम हीरो का रोल करना। मैंने कहा हीरो लाइक तो देखो अब एज फैक्टर नहीं हो, नहीं कह रहा वो है ही, वो जब 40-45 साल के आदमी की कहानी। तो फिर मैंने वो जब पढ़ा, वो सब सोचा, तो उसमें मुझे लगा कि हाँ इसको मैं न्याय कर सकता हूँ इस कैरेक्टर के साथ। तो फिर वो फिल्म करी। देखो वो फिल्म भी सब्जेक्टिव है। हमारी ज़िंदगी के टाइम में उत्तराखंड आंदोलन की बहुत बड़ी घटना है, ऐतिहासिक घटना है, और टिहरी डूबना भी एक ऐतिहासिक घटना है। ये भी बहुत सब्जेक्टिव फिल्म थी, तो मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता था। तो उसमें बड़े मन से काम करा। हालांकि हमारे पास हर फिल्म में आर्थिक रूप से हम बहुत कमज़ोर रहे, बड़ी सीमाओं में, लिमिटेशन में काम करा हमने। लेकिन सब्जेक्टिव थी तो अंदर से इतना जोश था ये फिल्म पूरी करने के लिए। और ये फिल्म जो है लोगों ने हाथों हाथ की और लोगों को बहुत पसंद आई। आपका इस फिल्म में कोई ऐसा डायलॉग जो आपको पसंद आ रहा हो, या ऐसा कोई रचना आपकी जो आपके दिल को छूती हो, कोई इस तरह का? रचना इस फिल्म के गाने मैंने ही लिखे हुए, एक गाना उसमें जितेंद्र पवार का, बाकी 5 गाने मेरे लिखे हुए। और इस फिल्म की एक बात और बताना चाह रहा हूँ मैं कि ये फिल्म 4 साल में शूट हुई। अब उसके कुछ कारण बन गए, अनुज जी को कहीं जाना पड़ा, वो आधी फिल्म शूट करके चले गए, उसके बाद संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन फिर बिना अनुज के मैंने शुरू करी, तो फिर अचानक फिर अनुज आ गया, तो वो दोबारा से फिर वो फिल्म 4 साल लग गए उसे। लेकिन उसका हमें क्या फ़ायदा हुआ कि 4 साल पहले हमने जो शूट करी थी टिहरी, तो वो पानी बिल्कुल ग्राउंड लेवल से धीरे धीरे और पहली मंजिल तक भरा हुआ था, फर्स्ट फ्लोर तक पानी भरा था, ऊपर खाली थे। और जब 4 साल बाद पूरी झील बन गई थी, तो वो वेरिएशन जो झील का मिला हमें, इतना वास्ट हमें स्कोप मिल गया कि कोई मतलब उसका सेट तो बना नहीं सकते थे, वो तो रियल फॉर्मेट पे ही हम शूट कर सकते थे। तो वो हमें 4 साल का वो जो गैप मिला, वो फिल्म के लिए बहुत अच्छा से कि हमें छोटे पानी से लेकर बड़े झील तक का हमें पूरा। कोई रचना याद आ रही हो या डायलॉग? उसमें रचनाएं सारी इमोशनल गाने हैं, दिल की पीड़ा है, टिहरी से बिछुड़ने की, अपनी ज़मीन से, अपनी संस्कृति से डूब जाने की। तो उसमें जैसे कि पानी छोड़ी पानी, पानी देखी कि आँखों में सूख गए आँखों को पानी, पानी छोड़ी पानी देखी कि आँखों में सूख गए आँखों को पानी। चिट्ठी पत्री का निरंतर आपका प्रशासन चल रहा है, लगातार आप जो है उसमें रचनाएं प्रस्तुत करते हैं, युवा साहित्यकारों को मंच देते हैं और उनको जो है उनकी प्रतिभाओं के अनुसार जो है आप लगातार प्रकाशित भी करते रहते हैं। किस तरह का चल रहा है 2000 के बाद चिट्ठी पत्री का सफ़र, और क्या कहें? 2000 के बाद चिट्ठी पत्री का बहुत अच्छा सफ़र चल रहा है, बड़ा सुखद है सब, क्योंकि इस दौरान 2000 के बाद कई नई पीढ़ी के साहित्यकार, कवि, लेखक, कथाकार हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और उनके अंदर बहुत संभावनाएं हैं साहित्य के लिए, अपनी भाषा के लिए काम करने की। बड़ी उनके अंदर शिद्दत है, बड़ा जोश है उनमें। मतलब नए लड़कों में जैसे धर्मेंद्र नेगी, आशीष सुंदरियाल और यतेंद्र गौड़, और नई बहुत सारी लड़कियां, हाँ, रामेश्वरी नादान, हाँ, ये सब, ये जो दिल्ली में बहुत बड़ी एक नई टीम खड़ी हो गई है ना, दिनेश ध्यानी जी के सक्रिय तत्वाधान में यहाँ पे दिल्ली में वीरेंद्र जुवाल, गोविंद राम साथी, रामेश्वरी नादान, तमाम यहाँ पे नई पीढ़ी के बहुत सारे लड़के, अनूप रावत बहुत अच्छा लिख रहे हैं। ये आने वाले समय के लिए एक अच्छी संभावना की तरह हमारे सामने है और उनकी पुस्तकें भी निरंतर प्रकाशित होने लग गई हैं, सोशल मीडिया पे तो चर्चित हो ही रहे हैं। तो ये सब चिट्ठी
आंदोलन की देन है और ये चिट्ठी के ही सहभागी हैं सारे। पण में घास कटत और बण और हैरो हो जान, वहीं का आँखों आंसू बोगत, वहीं का आँखों आंसू बोगत और समुंदर और गहरो हो जान। वह खड़ी उकाल बोकत, वह खड़ी उकाल बोकद और पहाड़ और ऊंचो हो जान। सुमरत वह अपना देवता थे और देवता और सुचो हो जान। सुमरत वह अपना देवता थे और देवता और सुचो हो जान। की संस्कृति का प्रचार के लिए कलाकार जो है अपनी पूरी जिंदगी लगा रहता है, और हमने देखा कि दिल्ली एनसीआर के अंदर भी जो है काफ़ी उत्तराखंडी कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने पूरा जीवन जो है अपना उत्तराखंड संस्कृति के लिए लगा दिया, लेकिन उनको वो मेहनताना नहीं मिल पाता जिसके वो हकदार होते हैं, और आखिरकार उनको जो है ये विधा छोड़ के जो है जॉब करनी पड़ती है। और कई तो ऐसे कलाकार हैं जो गुमनामी के अंधेरे में चले गए। क्या लगता है कि आपको कि राज्य सरकारें हों या संस्कृति विभाग कोई इस तरह का कदम उठाए जिससे कि ये कलाकार जीवित रह सके और उत्तराखंड के संस्कृति प्रचार में अपना पूरा योगदान दे सके? ये हम कलाकार लोगों को बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे संरक्षण के लिए, हमारे विकास के लिए किसी सरकार ने कोई ठोस कार्यनीति नहीं बनाई, ना उनके लिए कोई पहल करता हुआ दिख रहा है। अभी कोरोना काल में हमारे कलाकार इतने परेशान रहे, कार्यक्रम सब बंद हो गए थे। देहरादून में संस्कृति विभाग में जितने भी रजिस्टर्ड कलाकार हैं उनकी रोजी रोटी परिवार ही इन कार्यक्रमों की बदौलत पलते थे। उन पे इतनी भुखमरी आ गई थी। कई कलाकार देखो कोरोना के भेंट भी चढ़ गए हमारे साथी लोग, लेकिन उनके परिवार को भी कोई आर्थिक राशि नहीं दी गई। उनको कैसे सरवाइव करेंगे उनके बीवी बच्चे? बड़ी दुखद बात है कि मतलब हमारे कलाकार बिरादरी का कोई संरक्षण नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड संस्कृति कई योजनाएं तो लाती है, बट वो योजनाएं जो है धरातल पे नहीं आ पाती। कई ऐसे कलाकार हैं जिन तक वो नहीं पहुंच पाती, लेकिन संस्कृति विभाग तो काम कर रही है, लेकिन कलाकारों तक नहीं पहुंच। कहीं ना कहीं जो है जागरूकता का अभाव है या प्रचार प्रसार का अभाव, क्या लगता है? नहीं, संस्कृति विभाग कर रही है, लेकिन मुझे ये लगता है कि सरकार की प्रायोरिटी में नहीं आता साहित्य और संस्कृति को। किसी भी सरकार ने, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, उत्तराखंड में संस्कृति और साहित्य को तो इन्होंने प्रायोरिटी पे कहीं ना। किसी भी इनका जो मैनिफेस्टो होता है किसी ने भी इनके बिना, इनको कहीं पे भी वो उद्धृत नहीं करते, उनके लिए कोई घोषणा नहीं करते, उनको कहीं पे भी उनकी प्रायोरिटी नहीं है। वो सोचते हैं ये बहुत गिने चुने लोग हैं, इनसे कितने वोट मिले, शायद ये सब सोचते हो, इसलिए उनको प्रायोरिटी नहीं देते। लेकिन ये हमारे अगर अलग राज्य बना है और ये लोग आज मंत्री और मुख्यमंत्री जितने भी लोग बने हैं, तो उसके पीछे संस्कृति कर्मी और संस्कृति का ही योगदान है कि हमारी भिन्न संस्कृति थी। चाहे वो ज्योग्राफिकल भी हम भिन्न थे, लेकिन हमारी सांस्कृतिक पहचान भी सबसे अलग थी, उत्तर प्रदेश से बिल्कुल अलग थी, इसलिए हम उससे अलग हुए। निरंतर जो है दिल्ली एनसीआर में जो है उत्तराखंड बोली भाषा के लिए एक मुहिम चल रही है। डॉक्टर विनोद बछेती जी द्वारा लगातार क्लासेस भी शुरू कर दी गई है। युवा बच्चों को जो है आप जो है उत्तराखंड की बोली भाषा सिखा रहे हैं, जगह जगह दिल्ली एनसीआर में जो है आप क्लासेस ले रहे हैं, और खासतौर से इसमें साहित्यकारों का बड़ा योगदान है, आप जैसे लोगों का बड़ा योगदान है। किस तरह से देखते हैं इस मुहिम को? ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। बछेती जी का ये जो प्रयास है अपनी बोली भाषा को बचाने का, और उनके साथ दिनेश तिहानी लोक साहित्य मंच के जो कोऑर्डिनेटर है, ये इन्होंने एक छोटी पहल से आज इसको इतना बड़ा कर दिया कि पिछले कोरोना में तो नहीं हो पाई पिछले साल, लेकिन उससे पहले तक 40 से ज़्यादा स्कूलों इसके केंद्र बन चुके थे, और उन केंद्रों पे लगातार 2 महीने स्कूल की छुट्टियों में बच्चे स्पेशली आते थे। मैंने भी उसमें कुछ क्लासेस ली हैं देहरादून से आके, और तमाम दिल्ली में रहने वाले जितने साहित्यकार हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी, सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। बच्चों के लिए छोटी सी व्याकरण किताब बना ली है, और बच्चों में भी बहुत उत्साह। मुझे ये भी जानकर खुशी हुई कि एक यादव बच्चे भी गढ़वाली सीखने वहाँ आता था। हमने देखा कई जो है प्रवासी और बाहर के लोग भी जो है गढ़वाली को सीख रहे हैं। तो ये तो हमारे लिए बड़ी प्राउड की बात है कि एक नॉन गढ़वाली फैमिली का बच्चा गढ़वाली सीखने के लिए क्लासेस ज्वाइन कर रहा है। तो इसके लिए श्रेय
पूरा का पूरा विनोद बख्शी जी के लिए जाता है और उनकी पूरी टीम को। और जिस तरह से सर दिल्ली में हमने देखा कि उत्तराखंडी सामाजिक संस्थाएं, क्योंकि उत्तराखंडी सामाजिक संस्थाएं एक ऐसी संस्थाएं होती हैं जो कलाकारों को मंच देती है, साहित्यकारों को मंच देती है और खासतौर से उत्तराखंड की संस्कृति के लिए बहुत ज़्यादा काम करती है, उनके प्रचार प्रसार के लिए बहुत काम करती है। आप लोग जो है साहित्यकारों के ज़्यादातर जो भी कार्यक्रम होते हैं उनको भी आपको भी बुलाया जाता है, सम्मान दिया जाता है, तो संस्थाओं का कितना योगदान आपको लगता है कि उत्तराखंडी संस्थाएं उत्तराखंड की संस्कृति के प्रचार प्रसार में कितना अहम योगदान दे रही है? दीप सिलोड़ जी, ऐसा है कि दिल्ली में जितनी उत्तराखंडी संस्थाएं हैं और ये जितने सांस्कृतिक आयोजन करते हैं, चाहे वो अभी हाल में हुआ उत्तराखंडी महाकुंभ है या महाकौथिक जो यहाँ होता है, और तमाम हर क्षेत्र में, दिल्ली के हर क्षेत्र में अलग अलग गढ़वाली संस्थाएं सक्रिय हैं जो कि अपने क्षेत्र में क्षेत्रवार कार्यक्रम कराती रहती हैं, सांस्कृतिक हो, साहित्यिक हो, कवि सम्मेलन कराते हैं। और मुझे तो ये लगता है कि उन्होंने पूरा उत्तराखंड दिल्ली में बसा रखा है, पूरी संस्कृति यहाँ जिंदा रखी हुई है उन्होंने। मेले ठेले अब पहाड़ों में कम हो गए और यहाँ पे जो कौथिक हो रहे हैं वो बहुत अच्छा, हालांकि उनका स्वरूप थोड़ा भिन्न है, लेकिन हमारी बोली भाषा, गीतों को, संस्कृति कर्मियों को एक मंच प्रदान कर रहे हैं और हमारी नई पीढ़ी का इसमें बड़ा योगदान रहता है। वो निरंतर इसमें वो उपस्थिति बनाए रखती हैं और इसमें पार्टिसिपेट भी करती है, तो ये हमारे आने वाली जनरेशन का जो पार्टिसिपेशन है हमारी भाषा और हमारी संस्कृति के लिए बड़ा सुखद पहलू है। हाँ, जिस तरह से हमने देखा कि विनोद नगर और राज बिहार में जो है अभी उत्तराखंड महाकुंभ हुआ, महाकुंभ में जो है भाजपा से जो है उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम जी पहुंचे हुए थे, अजय भट्ट जी सांसद पहुंचे हुए थे और आप सभी साहित्यकारों ने वहाँ पे एक ज्ञापन सौंपा और उनको ज्ञापन दिया कि उत्तराखंड की बोली भाषा को जो है सूची में लाया जाए। किस तरह की पहल आपको लगती है, क्या लगता है कि आप लोगों की मेहनत रंग ला रही है और सरकारें क्या लगती है कि इस और कितना अवसर है? नहीं, बिल्कुल ये मांग साहित्यकारों की बहुत लंबे समय से चली आ रही है और हम अधिकतर इस तरह के ज्ञापन भाषा को संविधान की 8वीं सूची में लाने के लिए लगातार हम प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो। और हम हर मंच से इस बात को शिद्दत से उठाते कि हमसे कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों का 8वीं सूची में स्थान मिला हुआ है, जो जिसको भाषा को बोलने वाले हमसे कम लोग हैं, तो हमें क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है? हमारी पहचान अलग राज्य की पहचान अलग भाषा के रूप में ही होनी चाहिए। इसके लिए हम ये अच्छी बात है कि अजय भट्ट जी और गौतम जी ने इसको स्वीकार करा कि वो कराएंगे। इससे पहले सतपाल महाराज जी ने भी कांग्रेस के टाइम में वहाँ सदन में ये बात उठाई थी और शून्यकाल में कई MPs के साइन भी कराए थे, लेकिन वो अभी तक फलीभूत नहीं हो पाए हैं प्रयास। उसमें कुछ हमारी राज्य सरकार को भी प्रेशर बिल्डअप करना चाहिए। तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन हमने 8वीं सूची में अपनी भाषा को लाना है। बोली भाषा के लिए काम कर रहे हैं, पिछले 35-40 सालों से जो है आप लगातार जुड़े हुए हैं, साथ ही जो है ONGC में काम भी करते हैं और उत्तराखंड की बोली भाषा के हर मंच पे जो है आप पहुँचते हैं। इतना समय आप कैसे निकाल पाते हैं उत्तराखंड संस्कृति के लिए? क्या आपका परिवार जो है आपका पूरा साथ देता है? परिवार का कितना सहयोग मिलता है? क्योंकि बिना परिवार के सहयोग के जो है बड़ा मुश्किल रहता है इस तरह के, और आप तो जो है पूरी तरीके से समर्पित हैं। हमने देखा दिल्ली NCR में आप ज़्यादातर सभी संस्थाओं में आप पहुँचते हैं, तो किस तरह से समय निकाल पाते हैं? परिवार का कितना योगदान? देखो, एक तो बात है कि जहाँ चाह वहाँ रहा, तो आदमी का जो शौक होता है, अपना जुनून होता है, उसके लिए समय निकालते ही, और बिना परिवार की मदद के आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। मैं आपको बताऊं कि जब मेरी शादी हुई तो शुरू में जब मैं थिएटर, उस समय थिएटर ज़्यादा करते थे, तो थिएटर करते हुए रात को लेट होता था, तो मुझे लगता था यार कि वाइफ को थोड़ा लगता है कि ये टाइम नहीं दे रहा है ये, तो मैंने क्या करा कि उसको भी थिएटर के साथ जोड़ा, तो उसे भी पता लगे कि भाई हम कैसे टाइम कंज्यूम होता है थिएटर में, क्यों देर हो जाती है। तो वो थिएटर से जुड़ गई। बाद में उसने कई गढ़वाली फिल्मों और एल्बम में भी काम करा, तो जब मैं उसको साथ जोड़ दिया तो उसको उस चीज़ का एहसास हो गया, तो उसने कभी मना नहीं करा। कोई परिवार को कोई मेरे बीच में शौक में कोई दिक्कत आड़े नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि आपके परिवार में भी जो है संस्कृत प्रेमी सारे हैं और संस्कृति से जो है उत्तराखंड की संस्कृति से लगाव रखते हैं जी। अब सर जाते जाते हम कार्यक्रम का अंत कर रहे हैं और जाते जाते हम चाहते हैं कि आप जो है उत्तराखंड के युवा साहित्यकारों को, जो युवा कवि आ रहे हैं, क्योंकि उनकी तादाद इस टाइम बहुत ज़्यादा है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे सांस्कृतिक मंचों पे युवा कवि बहुत आ रहे हैं जी, उन युवा कवियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे और किस तरह से उनको कहेंगे कि उत्तराखंड के लिए जो है आप लगातार काम करते रहें?
मैं नई पीढ़ी के सभी कवियों को ये कहना चाहूँगा, वो लिख रहे हैं, ये भाषा के लिए हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और सोशल मीडिया का इतना फ़ायदा हुआ है कि वो एकदम से प्रचारित और प्रसारित भी हो रहे हैं, उनका नाम लोगों तक पहुंच रहा है। लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम भी है कि सोशल मीडिया में उन्हें जल्दी से छपने और जल्दी से मशहूर होने का वो भी डाल रहा है इनके अंदर। तो वो क्या है, वो गंभीरता से पढ़ने, उनको बहुत पढ़ना चाहिए पहले वालों ने जो लिखा है, और जो लिखा है उसके आगे का लिखना चाहिए। फिर बिल्कुल आप शुरुआत से लिख रहे हो, आप जो लोग लिख के जा चुके हैं, आप उसी बात को रिपीट ना करें, आप देखें पुराना लोगों को पढ़ें। आप पढ़े कन्हैयालाल डंडिया को, बोध बंधु बहुनोई, प्रेमलाल भट्ट जी को पढ़े, नेत्र सिंह असवाल जी को पढ़े कि हमारी कविता कहाँ पहुँच गई थी 80 के दशक में, और आज हम 21वीं सदी के में कहाँ क्या लिख रहे हैं। वो कविता को हमें अभी बहुत आगे ले जा चुके होते हैं। तो हमें गंभीरता से पठन पाठन। नमस्कार, एक मुलाकात देखने वाला सभी भाई बहनों, आप बहुत बहुत आभार कि आप ये कार्यक्रम थे दिलचस्पी से देख दो। और दीप सिलोड़ी जी, अरुण टीम, ये कार्यक्रम थे जो आप तक पहुंचानी चाहिए, वो भी यहाँ का बहुत आभारी छुआ मुँह का कि वो ये अच्छा कार्यक्रम आप तक पहुंचानी चाहिए। हम जना लोग थे आपसे मुलाकात कराना चाहिए। यार आप सब लोग से ये निवेदन है कि अपनी वो भाषा का सभ्य कर्म हम तो जरूर देखना चाहिए। अपनी जो संस्कृति कर्मी थी, हमारा जो पुराना लोग छन, ऊँ दगड़ हमर वार्तालाप हो, ऊँ दगड़ हमर कन्वर्सेशन बनी रहा। हमारी नई पीढ़ी जो ऊँ लोग थे पछाण, हमारी नई पीढ़ी गढ़ बचा और गढ़ थे पढ़ने की कोशिश भी कर। तमाम आजकल कुछ पत्र पत्रिकाएँ भी छन हमारा आसपास, गढ़ोली यूट्यूब चैनल हुई, बहुत सारा गढ़ोली फिल्म आनी छन, गढ़ोली सोशल मीडिया का माध्यम से विदेशों में भी जो गढ़ोली छन वो बहुत ये दिलचस्पी रख दी। निरंतर वो ये बहुत शौक से गढ़ोली बोल दी। तो हम थे भी अपना बच्चों को थे यहाँ का प्रति जागृत करना चाहिए, मैं इंटरेस्ट जागृत करना चाहिए कि ये हमारी भाषा है, हमारी मातृभाषा। तमाम दुनिया की भाषा सीखा, पर अपनी बोली अपनी भाषा जरूर सिखाना चाहिए बच्चों के। मैं ये निवेदन आग, तुम आग देखी डरदा, तुम आग देखी डरदा, हम आग से खेलदा छा। तुम आग देखी डरदा, हम आग से खेलदा छा। तुम ते आग फुकत, तुम थे आग फुकत, हम आग थे फुकदा छा। हम आग फुकदा और सर झेल लग जान, हम आग फुकदा और सर झेल लग जान। चुल्लू जगत तव जलत, रोटी पकत, फुटवे आग थे, आग मरद और आग अनार दानों सी। चुल्ला का प्याट फिंड का बनी हैसत, और आग अनार दानों सी। चुल्ला का प्याट फिंड का बनी हैसत, तुम आग देखी डरदा। आज का कार्यक्रम फिलहाल हमारा यहीं समाप्त होता है, और आज हमने आपको जो है उत्तराखंड के ऐसे ही हस्ती से मुलाकात कराई जिनके जीवन सफर से हमने आपको पूरा रूबरू कराया। 1978 से लेकर और 2021 तक के सफर को हमने आपके सम्मुख उनका रखा, और उम्मीद करते हैं कि उनके जीवन सफर से जो है आपको सीखने को जरूर मिलेगा। खासतौर से जो उत्तराखंड के साहित्य से जुड़े लोग हैं वो जरूर जो है उम्मीद करते हैं कि इनके नक्शे कदम पे आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड की बोली भाषा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आज का कार्यक्रम हमारा यहीं समाप्त होता है। आगामी एपिसोड में फिर हम किसी उत्तराखंड की ऐसी हस्ती से आपकी मुलाकात कराएंगे। जब तक मेरे कैमरामैन और मुझे दीजिए इजाजत।